बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज 8 फरवरी 2025 है और आप रात के टाइम मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज से ठीक एक साल पहले पाकिस्तान के अंदर तारीख की बदतरीन धांधली हुई है। जिस वक्त आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, इस वक्त नताइज को बदला जा रहा था। सारा दिन पाकिस्तान की आवाम को फतह हासिल हुई। पाकिस्तान की आवाम ने अपनी मर्ज़ी से वोट डाला, अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट्स को वोट डाला। लेकिन शाम होने के बाद जब नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ तो 180 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही थी। मैंने आपको लगभग 11 बजे के करीब रिपोर्ट किया था। 11 से 12 बजे के बीच में मैंने एक वीलॉग किया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था 8 तारीख की रात को, ठीक एक साल पहले, कि अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के सारे नेशनल टीवी पे चल रही है कि 179 सीटों के ऊपर 179 नशस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। और अब नताइज रोक दिए गए हैं और आने वाले वक्त में क्या होगा इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और उसके बाद जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा कि पूरी कौम का मैंडेट जो है वो बूटों तले रोन दिया गया। इसमें कौन कौन जिम्मेदार था? देखें, इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना था। लेकिन उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाया, बल्कि वो कंप्रोमाइज़ हो गए। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है, क्योंकि उन्होंने दबाव डाला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, और उनके दबाव की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वही किया जो उन्हें हुक्म दिया गया। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बहुत पहले से इमरान खान साहब ये कहते रहे कि वो एक टाउट है। अभी भी इमरान खान साहब उसको एक टाउट कहकर बुलाते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर नाचने वाला बंदर है। खान साहब ये कहते हैं। अब वो उसने साबित भी किया, उसने कौम का मैंडेट छीन कर ये साबित भी किया। ये हुआ किस तरह? देखिए, इसके अंदर जाली फॉर्म 47 जारी किए गए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को बनाया गया था आरओज। रिटर्निंग अफसरान जिनको बनाया गया था, जिन्होंने नताइज मुरतब करने थे, वो आरओज थे। पोलिंग स्टेशन से नताइज कुछ और आ रहे थे, वहाँ से जो असली फॉर्म 45 आ रहे थे उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स आगे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही ये नताइज पहुँचते थे आरओ के दफ्तर में, तो वहाँ पे जब फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 मुरतब किया जाता है, यानी होता यह है, मिसाल के तौर पर एक हल्के में 400 पोलिंग स्टेशन हैं। उन 400 पोलिंग स्टेशन में से 400 फॉर्म 45 आएंगे। उन 400 फॉर्म 45 के नतीजे में एक फॉर्म 47 बनेगा और पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन हुआ यह है कि जो फॉर्म 45 आए 400 हल्कों में से, उनके मुताबिक फैसला नहीं बनाया गया, बल्कि जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए गए, जिसमें मनपसंद उम्मीदवार जितवा दिए गए। ये अब करैक्टर आ गया आपका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी, आरओस का भी आ गया, ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व हो गई। फिर पुलिस ने क्या किरदार अदा किया? जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने नताइज लेने के लिए डट गए और पहुंचे, वहां पे पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके ऊपर टॉर्चर किया, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें वहां से भगाया। तो एक किरदार इनका भी आ गया। उसके बाद अदलिया का रोल जो है वो पहले दिन से था। कादी फायद ईसा ने सहूलतकारी की थी। कादी फायद ईसा साहब ने पहले इंतखाबी निशान छीना, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, इनको एक रैली करने की, कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त नहीं थी, झंडा उठाने की इजाज़त नहीं थी पीटीआई का। और इसके बावजूद लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े पैमाने पर वोट डाले। अब ये अदलिया का एक कसूर था कि अदलिया ने बाद में इसके ऊपर फैसले नहीं किए। यानी ये मामला बाद में अदलिया में जाना था ना, अदलिया ने इंसाफ दिया ही नहीं। आज एक साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान का जाली इलेक्शन वहीं पे खड़ा है और एक जाली हुकूमत बैठी हुई है, वो जाली तरह के फैसले कर रही है। ये एक साल गुजरने के बाद इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि यौम स्याह मनाया जाएगा। जब उन्होंने अनाउंस किया तो फिर सियासी इंतकाम की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। दोबारा से गिरफ्तारियाँ, छापे, रस्ते बंद, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत कुछ करके इन्होंने देखा। लेकिन इसके बावजूद आज के दिन की जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो मैं आपको ये कहूँ कि पंजाब ने तबाहियाँ फेर दी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जब तक पंजाब के अंदर फस्तायत जारी रहेगी, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उन्होंने बहुत मार खा के दिखाई है, बड़ी उन्होंने रेजिलियंस शो की है, बड़ी मजबूती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी रही है, ये एक हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद वो एक सियासी जमात है, अस्करी जमात नहीं है। तो जब आप रियासत और हथियार लेकर आते हैं तो उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि तसादुम से गुरेज करें, और ये इससे फ़ायदा उठाना चाहिए रियासत को कि अगर खुदा न खास्ता किसी दिन लोगों ने ये कोशिश करना छोड़ दी कि तसादुम से गुरेज किया जाए, तो फिर हमारे पास बाद में रास्ता क्या बचेगा? आप लोगों को बुलाते रहेंगे और लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, खुदा न खास्ता अगर ऐसा माहौल आ गया तो। लेकिन बदतरीन फस्तायत के बावजूद पंजाब निकला जी। पंजाब के बेशतर शहरों से जो फुटेजेस अब तक मुझे मौसूल हुई हैं, उनके मुताबिक तो जनूबी पंजाब हो, वस्ती पंजाब हो या अपर पंजाब हो, हर तरफ से लोग निकले हैं। बड़ी तादाद में निकल के लोगों ने एहतजाज किया है, और ये इस लेवल का एहतजाज है कि इसको आप कह सकते हैं कि जी ये मुतासिर कुन एहतजाज है। इस माहौल के अंदर जब पूरे पंजाब को पुलिस स्टेट बनाया गया है, इसके बावजूद लोगों का निकल आना ये बड़ी बात है। ख़वातीन का और नौजवानों का इसमें बड़ा अहम किरदार है। जो पंजाब में एहतजाज हुआ, इसमें आलिया हमजा साहिबा को हमने देखा, महर अब्दुल सत्तार को देखा, हमाद अदर साहब निकले। कसूर में मैं देख रहा था, बड़ी अच्छी वीडियोज़ आ रही थी एहतजाज की, मंडी बहाउद्दीन से, मुल्तान से। गुजरात में एक अजीबोगरीब किस्म का एहतजाज हुआ, सियालकोट में भी एहतजाज हुआ,
फैसलाबाद में एहतजाज हुआ, जनूबी पंजाब के कई अजला हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, मियांवाली में एहतजाज हुआ। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो गुजरात में हुई, वहाँ पे तो खुली दहशतगर्दी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और पुलिस को मुकम्मल तौर पे बेबस कर दिया गया। गुजरात के शहरियों ने बहुत सारे गुब्बारे जो हैं, बैलून जो हवा में उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं, हीलियम गैस वाले, वो बहुत सारे गुब्बारे तैयार किए और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बांध के हवा में छोड़ दिए। अब ना पुलिस उन्हें पकड़ सकती है, पुलिस के पास हेलीकॉप्टर भी नहीं है, कोई ऐसा इंतजाम भी नहीं है, तो गुजरात की फिजाओं में बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो झंडे लहरा रहे थे। तो ये पुलिस के लिए बड़ी सुबकी का बायस बना और ये विजुअल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़े वायरल भी हुए हैं। रावलपिंडी के लोगों ने बड़ा अच्छा एहतजाज किया। कुछ लोग जो है वहाँ से लोगों की एक अच्छी तादाद जो है वो स्वाबी की तरफ गई, इस्लामाबाद से लोग स्वाबी की तरफ गए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा इकट्ठ हुआ है वो स्वाबी में हुआ है। स्वाबी के अंदर यानी अगर आज के दिन को आप देखें तो पहले स्वाबी जलसे में बात कर लेते हैं, फिर आज के दिन का एनालिसिस करते हैं कि तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है या नाकाम हुई है। लेकिन रियासत ने बहुत सारे इकदाम उठाए। रियासत को ये लगता था, यानी मुझे जब ऑफर किया गया तो उन्होंने कहा जी आप 8 तारीख तक चुप रहें। गुज़िश्ता साल मुझे ऑफर देकर जो लोग आए मेरे पास, मेरे अपने जानने वाले हैं, दोस्त हैं, मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा इमरान भाई ऑफर आपके लिए ये है कि आप 8 फरवरी 2024 तक चुप रहें, 9 फरवरी से आप जो मर्जी करें। तो धांधली करने वालों का अंदाजा ये था कि 8 फरवरी को खेल खत्म हो जाएगा और 9 फरवरी से कोई कुछ भी करेगा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन असल खेल तो शुरू हुआ 9 फरवरी से, जब पाकिस्तान की आवाम ने हार मानने से इनकार कर दिया। लीडर जेल में बैठा हुआ है, जब भी उसने कॉल दी लोग बाहर निकल आए। तो अब 1 साल गुजरने के बाद सिचुएशन ये है कि दफा 144 भी लगानी पड़ती है, लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ता है, छापे मारने पड़ते हैं। अपोजिशन लीडर को आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया, वहां पे भी एहतजाज चल रहा है, सारा दिन चलता रहा मुख्तलिफ जगहों पे। तो अगर आप प्लस और माइनस करें तो ये पता चलता है कि गोलियां चलाने के बावजूद, लापता करने के बावजूद, टॉर्चर करने के बावजूद, जबरदस्ती हुकूमतें बनाने के बावजूद ये लोगों ने हार नहीं मानी, लोग पीछे हटे नहीं। यानी नॉर्मली ऐसा होता है ना कि लोगों का एक स्टेमिना होता है कि ठीक है यहां तक हम चलेंगे, इससे आगे हम कहां जाएंगे। तो लोग एक वक्त आती है, लोग कहते हैं ठीक है भाई इनकी हुकूमत बन गई है, दोबारा इलेक्शन आएगा तो देखेंगे। लेकिन यहां पे लोगों को सब्र नहीं आ रहा। उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक, ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, अगर ये डिलीवर कर रहे होते तो शायद लोगों को सब्र आ जाता। दूसरी वजह यह है कि लोगों का जो लीडर है वो जेल के अंदर है, तो लोगों को यह लगता है कि वो एक ज्यादती भी हो रही है। तो जब आप इन दोनों फैक्टर्स को देखते हैं तो लोगों को सब्र नहीं आ रहा और लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं। स्वाबी वाला जो जलसा हुआ वो एक बड़ा तगड़ा जलसा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वाबी के अंदर जो बड़े पावर शोज किए उनमें से एक था। लोगों की बहुत बड़ी तादाद पहुंची है, तकारीर बड़ी जज्बाती थी वहाँ पे। उसके हवाले से हम अगले वीलॉग में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इमरान खान साहब के हवाले से जो खत मैंने आपको पिछले वीलॉग में पहले भी इंकशाफ कर दिया था हमने कि इमरान खान साहब का एक खत और आने वाला है आर्मी चीफ के नाम, और अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। अभी आप देखते जाएं तमाशा होगा क्या और ये वजह क्या है वो भी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन जो स्वाबी वाला जलसा है वो एक तगड़ा पावर शो था। उसने ये बताया कि गोलियां चलने के बावजूद लोगों ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे सबक सीखना चाहिए कि जब लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं तो तहरीक इंसाफ की क़यादत को लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। जो कुछ 26 नवंबर को इस्लामाबाद डी चौक में हुआ उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एफर्ट बहुत कम है। तहरीक इंसाफ को यह बात समझनी होगी कि जिनके दरवाजे पे लीडरशिप जाने की कोशिश करती है या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जहां मामलात को तय करने की कोशिश करती है, उनकी तरफ से हमेशा मायूसी होती है और अवाम की तरफ से कभी मायूसी नहीं होती। अवाम ने इमरान खान की कॉल पे हमेशा लब्बैक कहा है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम पे भरोसा करना पड़ेगा और आने वाले दिनों में दिखाई भी यही दे रहा है, क्योंकि ये निज़ाम इमरान खान को बगैर डील के छोड़ेगा नहीं और इस निज़ाम की मर्जी की डील करके इमरान खान बाहर आएगा नहीं। बीच का रास्ता जो है वो उसकी गुंजाइश बहुत कम है। यानी अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो 90% उम्मीद है कि बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, दोनों में से एक फरीक को बात माननी पड़ेगी। और अगर 10% की उम्मीद है कि बीच का रास्ता निकल आएगा तो वो तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ना इमरान खान मान रहा है, ना निज़ाम को वारा खाता है वो वाला इमरान खान जो बगैर डील के बाहर आएगा। तो ऐसे में अवामी प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, फैसला सड़कों के ऊपर होगा और ये बात अब सब कह रहे हैं। तो ये आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसलिए हौसला अफजा है कि तहरीक इंसाफ को उनके अंदर भी ये बात हो रही थी कि कारकुनों में मायूसी है। कई जगहों पे जो लीडरशिप गई कारकुनों के पास तो लोगों ने शिकवे किए, गिले किए, उन्होंने कहा जी हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। लोगों ने यहाँ तक कहा जी कि जो हमारे कारकुन शहीद हुए उनके बारे में क्या किया गया है, जो लापता हुए उनके बारे में क्या किया गया है। तो लोग सवालात उठाते हैं ना, मुख्तलिफ जगह पे बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब इमरान खान ने बुलाया तो लोग दोबारा निकल कर आ गए। तो पब्लिक ने मायूस नहीं किया एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब अगर दोबारा ये अपना मोमेंटम बनाते हैं तो क्या बन पाएगा? तो आज के दिन की असेसमेंट ये कहती है कि बन जाएगा। तहरीक कभी भी एक दिन में चलती नहीं है कि आप अनाउंस करें फलां तारीख से तहरीक शुरू हो जाएगी, वो नहीं हो सकता। ये एक मोमेंटम होता है। ये एक जलसा हो गया, इसके बाद एक और होगा, फिर एक और होगा,
फिर पंजाब में कोशिश करेंगे, फिर इस्लामाबाद में कोशिश करेंगे, फिर एक और जलसा होगा। तो जब तवातर के साथ जलसे होते जाएंगे तो 5, 6, 7 जलसों के अंदर एक मोमेंटम बन जाता है तहरीक का। जैसे आपको याद होगा इमरान खान साहब ने अगस्त में शुरू किया था जलसों का सिलसिला, तो मोमेंटम जाके बना था अक्टूबर में, यानी 2 महीने लगे थे, पूरा एक मोमेंटम तैयार हो गया था। अगर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले को शुरू कर देती है, 8 फरवरी है आज के दिन में, तो ये आप समझ लें कि मार्च के एंड या अप्रैल के मिड में कहीं जाके ये तहरीक अपने उरूज पे पहुंच सकती है, अगर तो इसको एक तहरीक बनना है। तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अब क्लेम कर रहे हैं, जिस किस्म का दबाव आ रहा है, देखिए अमेरिका में बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही है, वहां पे पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाई गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने मामला रखा जाएगा उनके करीबी साथियों की जानिब से। जो विल्सन जो है वो आम आदमी नहीं है, ये 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, उनका मेंबर है। उनमें एक कमेटी वो है जो ये फैसला करती है कि फौजी इमदाद किन मुल्कों को दी जाएगी और किन वजूहात पे दी जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के तनाजुर से भी, और भी दीगर कमेटियों के अंदर वो है। तो इसमें हम ये, यानी वो आम आदमी नहीं है, वो अब आवाज़ उठा रहा है, वो ये कहता है कि मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूंगा। रिचर्ड ग्रेनल का पॉइंट ऑफ व्यू आपने पहले सुना है, और बहुत सारे दीगर अमेरिकन जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से राब्ते में है। तो वो ये क्लेम करते हैं कि ये मामला दबाव का बढ़ेगा, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि बरतानिया से और यूरोप से। अब जिस किस्म का एहतजाज पूरी दुनिया में हुआ है वो मैं आपको अगले वीलॉग में रिपोर्ट करूंगा, लेकिन इस एहतजाज की आलमी कवरेज क्या हुई है ये भी हम नेक्स्ट के अंदर बात करेंगे, ताकि तमाम खबरें और मनाजिर हमारे पास आ जाएं। अब जरा इमरान खान साहब का लेटर आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने एक नया खत लिखा है आर्मी चीफ को। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि खान साहब खत लिखने जा रहे हैं, और ये सिलसिला भी रुकना कोई नहीं है, ये दूसरा खत है। अब जरा खत आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान कहते हैं कि मैंने मुल्क व कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से आर्मी चीफ के नाम खुला खत लिखा, ताकि फ़ौज और अवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके, मगर इसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क का सबसे मकबूल और बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आलमी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन करने में गुजारी है। 1970 से अब तक मेरी 55 साल की पब्लिक लाइफ और 30 साल की कमाई सबके सामने है। मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ौज के तासुर और अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ती खलीज के मुमकिना मुज़म्मरात की फ़िक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये ख़त लिखा। मैंने जिन 6 निकात की निशानदेही की है, अगर इन पर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम इन निकात की हमायत करेगी। अवामी राय वैसे हम ले लेते हैं, मैं एक ट्वीट कर देता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो 6 निकात लिखे हैं, क्या आप उसके हक़ में हैं? एक ट्वीट करके देखते हैं लोग क्या राय देते हैं, बहरहाल पता चल जाएगा। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी, एजेंसीज़ के ज़रिए प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके अर्दली हुकूमत कायम करना, ये पहली चीज़ बताई थी उन्होंने। अदलिया पर कब्जे के लिए पार्लियामेंट से गन पॉइंट पर 26वीं आईनी तरमीम करवाना और पॉकेट जजेस भर्ती करना, ये दूसरी चीज़ बताई थी उन्होंने। जुल्म और जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पीका जैसे काले कानून का इतलाक करना, तीसरा। चौथा, सियासी अदम इस्तेहकाम और जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत डालकर मुल्क की मईशत की तबाही। पांचवा, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुसलसल रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाना और तमाम रियासती इदारों का अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम में शामिल करना ना सिर्फ अवामी जज्बात को मजरूह कर रहा है, बल्कि अवाम और फ़ौज में खलीज को भी मुसलसल बढ़ा रहा है। ये आखिरी छठा था। अब इमरान खान साहब आगे अपने जो नए लेटर के अंदर लिख रहे हैं आर्मी चीफ को, मैं वजह आपको बाद में बताऊंगा कि ये लेटर ऐसे क्यों आया। वो कहते हैं जी, फ़ौज मुल्क का एक अहम इदारा है, मगर इसमें बैठी चंद काली भेड़ें पूरे इदारे का नुकसान कर रही हैं। ऐसा ही एक शख्स अडियाला जेल में बैठा हुआ कर्नल है, जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करते हुए ना सिर्फ आइन और कानून की जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ा रहा है, बल्कि इंसानी हकूक भी पामाल कर रहा है। वो अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखते हुए ऐसे अमल करता है जैसे काबिज फौज करती है। पहले अडियाला जेल के फर्ज शनास सुपरिटेंडेंट अकरम को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्योंकि वो कानून की पासदारी करता था और जेल कवानीन पर अमल दरामद करता था। अब भी तमाम अमले को डराया और धमकाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए एक कर्नल के मातहत जेल इंतजामिया ने मुझ पर हर जुल्म किया है। मुझे मौत की चक्की में रखा गया है। 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। 5 रोज तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। मेरा वर्जिश करने वाला सामान और टीवी तक ले लिया गया और मुझ तक अखबार भी पहुंचने नहीं दिया गया। जब चाहते हैं किताबें तक रोक लेते हैं। इन 20 दिनों के अलावा मुझे दोबारा भी 40 घंटे लॉकअप में बंद रखा गया। मेरे बेटों की पिछले 6 माह में सिर्फ 3 मरतबा मेरी बात करवाई गई है। इस मामले में भी अदालत का हुक्म ना मानते हुए मुझे बच्चों से बात नहीं करने दी जाती, जो मेरा बुनियादी और कानूनी हक है।
मेरी जमात के अफराद दूर दराज इलाकों से मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, मगर उनको भी अदालती ऑर्डर के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। पिछले 6 माह में गिनती के चंद अफराद को ही मुझसे मिलवाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वादे अहकामात के बावजूद मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती। मेरी अहलिया को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। गन पॉइंट पर करवाई गई 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालती निज़ाम पर कब्जे और कोर्ट पैकिंग का मकसद इंसानी हकूक़ की पामालियों और इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी और मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसलों के लिए पॉकेट जजेस भर्ती करना है, ताकि अदलिया में कोई शफाफ फैसले देने वाला ना हो। मेरे सारे केसेस के फैसले दबाव के जरिए दिलवाए जा रहे हैं। मुझे गैर कानूनी तौर पर 4 सजाएं दिलवाई गई हैं। मेरे खिलाफ फैसला देने के लिए जज साहिबान पर इतना दबाव होता है कि एक जज का ब्लड प्रेशर 5 मरतबा हाई हुआ और उसे जेल अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। इस जज ने मेरे वकील को बताया कि मुझे और मेरी अहलिया को सजा देने के लिए ऊपर से शदीद तरीन दबाव है। 9 मई और 26 नवंबर को हमारे निहत्ते जमहूरियत पसंद कारकुनान पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा की गई। जो लोग कहते थे ना 26 नवंबर का जिक्र नहीं आया, एलो आ गया जी हूँ। अब उसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि 9 मई और 26 नवंबर को हमारे निहत्ते जमहूरियत पसंद कारकुनों पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा की गई। पुरअमन शहरियों पर सीधी गोलियां चलाई गईं। सियासी इंतकाम की आड़ में 3 साल में लाखों शहरियों के घरों पर छापे मारे गए। हमारे 20,000 से जायद वर्कर्स और सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हजारों बेगुनाह लोगों को कई माह झूठे केसेस में जेलों में रखा गया। एजेंसी के दबाव पर हमारे 2,000 से जायद वर्कर्स, सपोर्टर्स और पार्टी लीडर्स की जमानत की दरखास्तें अब तक हाई कोर्ट के जजेस इल्तवा में रखकर बैठे हुए हैं। जैसा सलूक पिछले 3 साल में हमारी खवातीन के साथ किया गया, वो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। पाकिस्तान की तारीख में कभी सियासतदानों की घरेलू खवातीन को इस तरह तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। इससे जाहिर होता है कि हमारी इखलाकियात किस कदर पस्ती पर हैं। बुजुर्ग खवातीन और जवान बच्चियों को जेलों में रखा गया। मेरी अहलिया डॉक्टर यास्मीन राशिद जो 75 साल की कैंसर की मरीजा हैं, मेरी दोनों बहनें जिनकी उम्र 65 साल से जायद है, उन समेत सैकड़ों खवातीन को बेजा पाबंद सलासल रखा गया और इनकी हया का तकद्दुस पामाल किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को तंग नहीं किया जाता था। हमारे दीन का हुक्म तो यह है कि जंगी हालात में भी दुश्मन की औरतों और बच्चों से भी बदसलूकी ना की जाए और यहाँ अपनी हम वतन माओ बहनों बेटियों का लिहाज नहीं रखा जा रहा। ये सब हमारी रवायात के मुनाफी है और इसकी वजह से अवाम में फ़ौज के खिलाफ नफरत बहुत बढ़ गई है, जिसका सद्देबाब बर वक्त हो जाए तो ये फ़ौज और मुल्क दोनों के हक में बेहतर है, वरना इस सब से नाकाबिल तलाफी खसारा उठाना पड़ सकता है। पीका जैसे काले कानून के जरिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई है। इस सब की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी खतरे में है। इंटरनेट में खलल की वजह से हमारी IT इंडस्ट्री को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है और नौजवानों का करियर तबाह हो रहा है। चंद अफराद की ख्वाहिशात पर अवामी मैंडेट की तौहीन करके ऐसे सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद रखी गई है, जिसकी बदौलत मईशत का बुरा हाल है और सरमायाकार और हुनरमंद अफराद मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान छोड़कर अपने सरमाए समेत तेजी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाए। माशी अदम इस्तेहकाम अपनी इंतहा पर है, ग्रोथ रेट 0 है और पाकिस्तान में सरमायाकारी ना होने के बराबर है। मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी उरूज पर है। हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों और उनके गैर कानूनी इकदाम की बदौलत अवाम में फौज की बदनामी मुसलसल बढ़ रही है। यह सब फौज के हलफ की खिलाफ वर्जी है। किसी भी मुल्क की फौज अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करती, बल्कि ऐसा सलूक तो काबिज फौजें करती हैं जो खुद को हर आइन और कानून से बालातर समझती हैं। मुल्क की इस्तेहकाम और सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फौज और अवाम के दरमियान जो खलीज पैदा हो गई है, इस बढ़ती हुई खलीज को कम करने के लिए सिर्फ एक ही सूरत है और वो है फौज का अपनी आईनी हुदूद में वापस जाना, सियासत से खुद को अलहदा करना और अपनी मुतय्यन करदा जिम्मेदारियां पूरी करना। और ये काम फौज को खुद करना होगा, वरना ये बढ़ती हुई खलीज कौमी सलामती की इस्तिलाह में फॉल्ट लाइन्स बन जाएंगी। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। चलिए अगले वीलॉग में आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब ने ये खत क्यों लिखा और इसके बाद कौन सा खत आ रहा है और ये सिलसिला कैसे रुकेगा और इस सिलसिले की वजह क्या है। ये चीज़ें आपको बताता हूं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।